जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए देखेंगे मेरे प्यारे साथियों बीएसएससी का मैथ की प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बोला गया मध्य समानुपाती निकालना है। किसी भी दो संख्या के बीच में, मानिए ए और बी के बीच में अगर मध्य समानुपाती निकालना है तो बच्चे रूट अंडर होता है ए गुना बी। याद रखेंगे, मध्य समानुपाती रूट अंडर ए बी। पहली संख्या आपका ये है, दूसरी संख्या ये है। अगर ये दोनों के बीच में मध्य समानुपाती निकालते हैं तो ये आपका 11 प्लस में 5√2 और इंटू में 9 प्लस में 5√2 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसको यदि गुना करते हैं इसमें से तो ये होगा 11 नमा 99 हो जाएगा और 11 पचे ये 55 हो जाएगा, 55√2। इससे गुना करेंगे तो 9 पचे 45√2 होगा और इससे आप इसमें गुना करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका 25 25 25 दूनी 50 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, इसको जोड़ेंगे अगर तो 9 9 5 कितना होगा? 9 5 14 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी बोर्ड काम नहीं कर रहा है। देखिए साथियों, ये हो जाएगा कितना होगा? 9 9 5 14 हो जाएगा। साथियों इसको जोड़ेंगे 5 5 10 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 4 9 1 10 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां से आप मुझे बताएंगे क्या कर सकते हैं। सर जी ऐसा करते हैं, कोई उपाय है जी? यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 149 है, 10 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 7 7 49 पद समानुपाती। देखिए मुझे लग रहा है यहां से जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है, गलती है। ये दोनों में से कहीं ना कहीं माइनस होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो आंसर दिया है ये तो यही आंसर होना चाहिए। और नहीं तो यहां माइनस, ये यहां माइनस करके आप देखिएगा, जो भी होगा वो आंसर। ये क्वेश्चन ही एरर है, आप इसको बोल सकते हैं। हमारी इस पे डाउट नहीं करना है आपको। आप ऐसा करना कि इसमें यहां पे माइनस लगा के देखना मेरे अनुसार से, या यहां माइनस लगा के देखना, आपके आंसर कहीं ना कहीं आएगा। अगर ये गुना करते हैं तो देखो 11 नंबर 99 हो जाता है, इससे गुना करेंगे तो माइनस में ये हो जाएगा 11 पचे 55√2। इससे गुना करेंगे तो ये प्लस में 9 पचे 45, 9 पचे 45√2 होगा। इससे गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये 50। माइनस में कितना हो जाएगा? 50। सर जी आप देख पा रहे हैं सर, 99 में से 50 जाएगा सर 49 होगा। और अगर आप इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस में कितना होगा? 10√2। देखिए आंसर आ गया ना। आंसर क्या हुआ? डी हुआ। हम बोले ना ये, इसको यहाँ पे क्या करना है? माइनस कर लेना। इसको हटा देते हैं बच्चे, इसको हटाते हैं। दो संख्या के बीच में अगर मध्य समानुपाती पूछे तो मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी होता है, रूट अंडर ए बी होता है बच्चे। आगे आइए, बोला गया है 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि दो के स्थान पे, मतलब दो लड़के के स्थान पे पहला लड़का को 54 किलोग्राम को 44 किलोग्राम के रूप में पढ़ लिया गया था। पहला लड़का का वजन 54 किलोग्राम था लेकिन पढ़ लिया गया था 44 किलोग्राम। बोला गया और एक लड़का के स्थान पर वजन 35 किलोग्राम था, 35 किलोग्राम को 40 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया। तो 10 लड़का का सही औसत क्या है? तो सही औसत होता है, करेक्ट एवरेज होता है कि सम जो टोटल है, टोटल में से आपको क्या करना है? तो टोटल में से उसको क्या करना है बच्चे? तो ध्यान से सुनिएगा, उसमें से टोटल में से जो रॉन्ग डाटा है, रॉन्ग डाटा को क्या करते हैं? घटा लिया जाता है। रॉन्ग डाटा को क्या करते हैं बच्चे? घटा लिया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा बच्चे, 10 लड़का का औसत ये था, लेकिन आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर बेसिक से बनाना है तो अलग कंडीशन होता है। हम कहते हैं अगर 54 रहता तो सही होता है। 54 किलोग्राम को 44 किलोग्राम के रूप में पढ़ लिया, ये गलत है। पढ़ना था 35 लेकिन पढ़ लिया 40 किलोग्राम। तो ये गलत डाटा को, ये गलत हमने इधर लिखा, गलत को घटाएंगे और सही को लाएंगे। सम माइनस में रॉन्ग डाटा, प्लस में सही डाटा, बट्टा में नंबर ऑफ करेक्ट ऑफ नंबर, मतलब सही संख्या कितना है उसको बताना है। तो सर वो छोड़िए, आप ही समझिए कि सही कितना है? 5 4 9 5 3 8। इधर कितना है? 84। सर इसको घटाइए
तो घटा रहे तो यहां से सीधा सीधा 5 बच रहा है, कितने बच्चे पे, 10 बच्चा पे, प्लस में आया तो एक बच्चा पे औसत कितना बढ़ेगा, तो 0.5 बढ़ेगा। तो नया औसत क्या होगा, 70 प्लस में 0.5 बढ़ जाएगा, मतलब 70.5। ये सही औसत हुआ, सिंपल कुछ नहीं करना है, सही औसत यही हुआ 70.5। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया 5 शर्ट और 7 पतलून की कीमत कितना रुपया दिया गया है, 5 शर्ट, ठीक है, 5 ए शर्ट, एस से शर्ट, और 5 7 पतलून का कीमत कितना है, इतना रुपया है। आगे बोलता है कि 3 शर्ट और 4 पतलून के कीमत के बराबर, बोला 3 शर्ट की कीमत, अच्छा ये रहने दीजिए, बोला 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून के बराबर है, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, 4 और 3, मतलब शर्ट का कीमत अगर 4x होगा तो x लगा दीजिए, पतलून का कीमत 3x होगा। आगे बोला जाता है 5 शर्ट है तो एक शर्ट की कीमत 4x है, तो 5 शर्ट की कीमत इतना हुआ, प्लस 7 पतलून है, एक पतलून का कीमत 3x है, 7 पतलून का क्या होगा 7 3x, और टोटल कीमत कितना है, इतना है। मेरे प्यारे बच्चे जोड़ेंगे, 4 पंचे 20, 7 या 21, 20 21 कितना होगा 41x, बराबर में ये हुआ। x की मान क्या होगा, इसको काटेंगे, ये हुआ, ये हो जाएगा 0। ये सर जी 5 बार में ही कट जाएगा, 150, x की मान 150 आया। लगा 2 शर्ट, एक शर्ट की कीमत 2x, तो 2 शर्ट का कीमत कितना हो जाएगा, 4x में 2 से गुना करेंगे 8x, प्लस में 2 पतलून, तो 2 शर्ट और प्लस में 2 पतलून, तो 2 पतलून, एक पतलून का 3x, 2 पतलून का क्या होगा 6x, 8 6 कितना हो जाएगा 14x। x की मान कितना है बच्चे 150, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 15 चौका 60 और 6 15 6 21, 2100 रुपया हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। अरे हाँ या ना 2100। चलिए आइए अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया दो संख्याओं का अनुपात 3:16 है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है, उनका एलसीएम प्लस एचसीएफ बताइए। तो अगर मान लीजिए दो संख्या 3:16 है, 3:16 है, तो एचसीएफ, तो सबसे पहले पहली संख्या जो होगा बच्चे, संख्या अगर मानना चाहोगे आप तो पहली संख्या होगा 3x, तो दूसरी संख्या 16x होगा, और जो अनुपात में हम x लगाए हैं वही हमारा जो वेरिएबल होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यही हमारा जो x जो अनुपात के साथ लगा दिए वो हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, वो हमारा क्या हो गया साथियों, वेरिएबल। तो सर जी एलसीएम इसका क्या होगा, तो जो एचसीएफ होगा जो वेरिएबल माने वही एचसीएफ हो गया हमारा। एलसीएम क्या होगा 16 48x होगा। बोला गया है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है, मतलब 48x गुना में x करोगे तो इसके गुणनफल कितना आएगा 432 आएगा। इससे इसको काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, x गुना x स्क्वायर बराबर में 9, तो x की मान 3 हो गया। तो पहली संख्या 3 तिया 9 होगा, 16 तिया 48 दूसरी संख्या। बोला गया है एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग बताइए, छोड़िए सीधा सीधा यहां से x की मान यहां रखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 8 तिया 24, ये 4 4 तिया 12 2 14, एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। दोनों का योग पूछा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ। एलसीएम कितना है बच्चे, तो एलसीएम 144 है और एचसीएफ कितना है 3, तो 147। देखिए ये क्वेश्चन मतलब गलत दे रहा है, मुझे लग रहा है कि ऐसा कभी भी संभव हो ही नहीं सकता है। 8 तिया 24 4 तिया 12 14 3, तो 4 3 7, ये क्वेश्चन बहुत इरर कर रहा है बच्चे, क्वेश्चन ये गलत है। यहाँ पे कुछ और पूछना चाहिए, जो भी पूछा है ऑप्शन उसका अकॉर्डिंग नहीं है। हो सकता है कि इसके व्युत्क्रमों का योग क्या पूछा मुझे तो पता नहीं है, इसलिए जो है जो हमारा आया है इसी को सही मानना है, इसको गलत नहीं मानना है, ठीक है, इसी को सही मानना है। आगे ये बोला गया 2 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में करता है, 2 मेल से करवा लो या 9 वुमेन से करवा लो, इसे टोटल काम करने में इसे भी 14 दिन लगेगा, इसे भी 14 दिन लगेगा। टोटल वर्क दोनों है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों बराबर है। साथियों 14 से ये कट गया, अब m/w ये क्या होगा 9/2। आदमी एक दिन में 9 काम तो औरत एक दिन में 2 काम,
बोलता है 2 पुरुष 9 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। पहले यहां से टोटल वर्क निकाले, यहां से टोटल वर्क निकालेंगे। 2 आदमी, एक आदमी 9 काम, तो 2 आदमी, यहां से टोटल वर्क निकलेगा। एक आदमी 9 काम करता है तो आदमी की जगह पे 9 रखेंगे। 9 दूनी 18 काम 2 आदमी करेगा और 14 दिनों तक काम चला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 18 चौक 72, ये टोटल वर्क हो जाएगा। 18 चौक 72 का 2, बाकी हाथ में 7, और 18 और 7 कितना होगा, 8 7 25, तो 252 हो गया मेरे टोटल वर्क हो गया बच्चे। कितना होगा, टोटल वर्क हो गया। लेकिन हुआ क्या, बोलता है कि 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करता है। कितना दिनों करता है, तो 2 पुरुष जो है 9 दिनों तक काम करता है। एक पुरुष बताइएगा 9 काम करता है, तो बताओगे, बोला गया एक पुरुष 2 पुरुष 9 दिनों तक काम किया था, कितना काम हुआ, तो एक पुरुष 9 काम, तो 2 पुरुष 9 दूनी 18 काम, 18 गुना 9 18, 162 काम पूरा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे टोटल वर्क था कितना, 252, उसमें से 162 काम कर दिया, बचा कितना, तो 0, 15 में से 6 जाएगा 90, 190 काम बचा है। कितना काम बचा है साथियों, 190 काम बचा है। तो जब 190 काम बचा है तो आपको करना क्या है, अब बोला गया है कि बताओ शेष काम को 9 दिनों में किससे करवाना, कितने महिला से करवाएं। मान लो x महिला है, तो एक महिला 2 काम करती है, तो x महिला 2x काम करेगी, 9 दिनों में काम को पूरा करेगी। तो 9 टोटल काम कितना है, 190। सर जी 2 से काटेंगे तो ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 95 होगा। x की मान हो जाएगा कितना होगा भाई साहब, ठीक है। बोला गया शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिला की आवश्यकता पड़ेगी, तो x महिला की जरूरत पड़ेगा। तो एक महिला 2 काम, तो 9 महिला 2x हो जाएगा, x महिला होगा 2x होगा, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। मामला तो गड़बड़ है। एक बार फिर से, 2 आदमी 14 दिनों में पूरा काम करता है, या 9 महिला पूरा काम, ठीक है। आदमी 9 काम, औरत 2 काम, टोटल वर्क 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 18 का 18 18 चौक 72 हो जाएगा, 8 7 15 25 टोटल काम होगा। 9 दूनी आदमी 9 दूनी 18, 18 9 18 9 62 से शेष काम हो गया 0, 15, यहीं पे गड़बड़ हो गया। देखिए घटाने में ये जाएगा 0 होगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 होगा, 90 बचेगा। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 90। अब बताओगे ये 2x था, इससे काटेंगे तो ये 10 होगा, इससे जाएगा 5 होगा, तो x की मान आ गया 5। आंसर कितने महिला रखना पड़ेगा, 5 महिला। कितने महिला बच्चे, 5 महिला। 36 का आंसर हो जाएगा 5 महिला। बोलिए हाँ या ना। बोला गया है 20 ड्यूल डेस्क और 12 कुर्सियां, बोला गया है कि 69,600 में खरीदी गई। यदि एक ड्यूल डेस्क की औसत कीमत 3500 थी तो एक कुर्सी का कीमत कितना होगा। एक ड्यूल डेस्क का कीमत 3500 है, और बोला गया 12 ड्यूल डेस्क का कीमत, और 20 ड्यूल डेस्क का कीमत, 12 चेयर की कीमत टोटल कितना है, 69,600। तो एक ड्यूल डेस्क का कीमत 3500 है, तो 20 का कितना होगा सर जी, 35 दूनी कितना होता है, 70, 35 दूनी 70, ये हो जाएगा इतना, प्लस में 12c, ये घटेगा, ये घट जाएगा इधर से, 12c बराबर में 96, तो c बराबर में 12 8 96, 800 होगा। तो लगा एक कुर्सी का कीमत कितना आ जाएगा बच्चे, 800। सिंपल सी क्वेश्चन था, रखेंगे आ जाएगा आंसर 800। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया उस समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, एक षष्टभुज है बच्चे, उसके क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा की माप 16√2 सेंटीमीटर है। षष्टभुज का मतलब होता है 6 भुजा। क्या, एक ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजा हो, क्या हो, 6 भुजा हो। और इसमें षष्टभुज में क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन है, ये केंद्र होता है, केंद्र से सबको मिला हुआ त्रिभुज बनेगा, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर।
तो ये 6 त्रिभुज बनता है, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज। और सभी त्रिभुज समषष्टभुज में याद रखना समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया। अगर एरिया निकालेंगे तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। सम ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ये होता है, लेकिन के गो क्षेत्रफल है, के गो त्रिभुज है, 6 गो है, तो 6 से गुना करेंगे तो √3/4 गुना भुजा, भुजा यही हो गया। और भुजा प्रत्येक का भुजा दिया गया 16√2, तो 16√2 का क्या करेंगे स्क्वायर गुना में 6। सर जी ये √3/4 16 गुना 16, 16 गुना 16 और √2 का स्क्वायर 2 6, ये 4 चौके 16। सर जी अगर गुना करेंगे तो 16 8 28 से 128 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 8 छक्के 48 और 12 छक्के 72, 72 और 4 76। तो सर 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा समषष्टभुज का। याद रखेंगे एक षष्टभुज में 6 गो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, षष्टभुज में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। लगा जब इतना इतना को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। तो बोला गया है 3x माइनस 40y का मान ज्ञात कर। देखिए ऐसा क्वेश्चन में जब समान शेषफल की बात करें, शेषफल y बच रहा है, कोई मान ना दिया रहे, तो आपस में अगर शेषफल दिया रहता था तो सबको घटाकर उसके बाद HCF निकालते थे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का प्रयोग किया गया। यहां शेषफल की चर्चा नहीं किया गया है, तो शेषफल की चर्चा नहीं किया गया है तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सभी को आपस में अंतर लेना है। शेषफल रहता तो सबको बारी बारी से घटाते, शेषफल नहीं है तो सभी को आपस में ही अंतर ले लेंगे। ये हुआ बच्चे, आपस में अंतर लीजिए। इसका अंतर लेंगे तो ये बड़ा है ये छोटा है, यही है ना 28 1063। इसमें से इसको घटाइए, अंतर बड़ा में से छोटा घटाना, ये 2 हो जाएगा। 11 में से अगर 6 जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा, ये 7 हो जाएगा। और ये 152, इसमें से इसको घटाइए, अंतर लीजिएगा 51 होगा। इधर जाएगा 11 में से 5 जाएगा तो 6 होगा, ये 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा, और ये हो गया 4, ये कितना होगा 14 में से 8 जाएगा 8 6 14, ये हो गया। साथियों ये दोनों के अंतर लेंगे। अब इसमें से 1 में से 3 जाएगा तो 8 3 11 8 होगा। अब यहाँ पे कितना बचा? 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा, 8 होगा। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। इतना अंतर आया। ये जो अंतर आया बच्चे 1752 आ गया। उसके बाद आपका आ गया कितना? आ गया 636, और ये आया। ये यहां पे गड़बड़ लग रहा है। हाँ 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 हाँ, ये गड़बड़ हो गया। ये 3 इसमें से ये जब जाएगा तो ये 2 होगा, सही बात है। अब ये जो संख्या हमारे पास जो आया, इसी का HCF, इसी का HCF, तो इसी का HCF निकालेंगे आप, जैसे भाग देते वैसे निकालेंगे तो HCF 12 आएगा। तो ये जो बड़ी से बड़ी संख्या यही 12 है, यही x है, ये सब संख्या को पूरा पूरा काटेगा। अब बोला गया इस 12 से अगर आप इसमें भाग देते हो तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। सर इससे किसी संख्या में भाग दे दीजिए, सर इसमें दीजिएगा कितना शेषफल बच रहा है? 12 8 96, फिर 12 8 96। सर जी 13 में से 6 जाएगा 7, 7 शेषफल बच रहा है, इसी के नाम y है। आप किसी भी संख्या में 12 से भाग दो, सभी में 7 शेषफल बचेगा। घर में आप इसमें भी भाग दीजिएगा 7 बचेगा, इसमें भी भाग दीजिएगा 7 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों x की मान आ गया, आंसर पूछा 3x माइनस 14y। 3x, x की मान कितना है 12, 12 बढ़ती है 36 माइनस 14y, तो ये 14 गुना y करेंगे 14 7 98। सर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 2 होगा, ये 6 होगा, माइनस में आपका क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा। जब समान शेषफल की बात करें क्या करना है, तो जो बताया आपको वही करना है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं करना है।
आगे बढ़िए, बोला गया एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर पर घंटा और धारा के विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर जाने, बोला गया विपरीत दिशा में गया, धारा की दिशा में गया और विपरीत दिशा में आया। जब धारा के साथ जाएगा तो नाव की चाल ये हो जाएगा, धारा के विपरीत जाएगा तो नाव की चाल ये दिया गया है। बोला गया टोटल आने और जाने में कुल 13 घंटा का समय लगता है, तो नाव द्वारा कुल दूरी ज्ञात कर। देखिए दो चाल दिया रहे और दूरी की फार्मूला होता है दोनों चाल की गुना कर दीजिए, दोनों चाल की योगफल और गुना में आने जाने में कुल समय। अगर दो चाल दिया रहे और कुल समय की चर्चा करें तो टोटल समय की चर्चा करें तो दूरी की फार्मूला क्या होता है, तो दूरी बराबर में होता है गया गुना आया, प्लस में गया प्लस आया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी इतना, और गुना में कुल समय कितना है 13 है, कुल समय कितना है 13 है। अब इसको भाग देंगे, ये उड़ाएंगे तो नीचे में 10 होगा, ये उड़ाएंगे नीचे में 10 से 10 गया, 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, 5 तिया 15, ये 4 का ही 41, ये हो गया। अब किससे कटेगा ये, हैं तो किसी से कट नहीं रहा है बउआ तेरे, हाँ 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 3 से ये कट जाएगा ना, ये सीधा सीधा बात है, ये तो 3 से तो कट ही रहा है। अब गुना करेंगे 41 गुना 13, 13 का है 13, 13 चौका 52, 52 और 1 53, 53 बटा 33, तो 533 बटा 3, आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या होगा चलिए बुआ आगे बढ़ते, बोला गया है XYZ ने एक क्रमशः 45, 37 और 71 रुपया के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया, धनराशि निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 2790 रुपया का लाभ अर्जित किया तो Y के हिस्से और Z के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, Y के हिस्से और Z के हिस्से का अंतर ज्ञात करना है साथियों। XYZ ये 45, ये 37 और ये 71 है। बोला गया है एक धनराशि निवेश करता है, यदि वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया का लाभ अर्जित करता है, बहुत अच्छी बात है। जिस अनुपात में धनराशि होता है उसी अनुपात में लाभ भी अर्जित किया जाता है। तो सबसे पहले टोटल कितना हो गया, यहां से जोड़ोगे तो 7 5 12 1 13 का 3, बाकी हाथ में 1, 7 3 10 10 14 1 15, 153 और क्वेश्चन के अनुसार कितना है 27। साथियों अगर इसे 3 से काटते हैं, 5 3 8 9 से काटो तो 9 1 है 9 और 9 7 63, 7 हो जाएगा, 9 3 27, 9 1 है 9, सर 17 यूनिट की मान हो जाएगा 310। आपसे पूछेगा Y के हिस्से और Z के हिस्से का अंतर, Y और Z यही है, ये दोनों का अंतर लीजिएगा आप, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 होगा और 6 में से 3 जाएगा 34 होगा, तो अंतर आ गया 34। इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 34 हो जाएगा अंतर। तो आप इधर अगर 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, 0 2 1 है 2 3 2 6, सीधा सीधा आंसर हो गया 34 यूनिट की मान। 17 यूनिट की मान 310, तो 34 यूनिट की मान हो जाएगा इसका डबल 620। आंसर क्या हो जाएगा, अंतर 620, सी होगा। 64 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी होगा। आगे बढ़ते बोला गया 44 और बी का तृतीय समानुपात सी है यदि बी पहली 3 सम प्राकृतिक संख्या का योगफल है। बी क्या है, पहली 3 प्राकृतिक संख्या सम, तो प्राकृतिक संख्या सम क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ये दोनों का योग है, दिस इज कॉल्ड बी। 4 2 6, 6 और 6 12, 12 ये हुआ बच्चे। तो ये 44 और 12 का तृतीय समानुपात, दो संख्या में तृतीय समानुपात पूछे ए और बी में, तो तृतीय समानुपात पूछा, ये हम पढ़ा चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। तृतीय समानुपात होता है, याद रखेंगे, तृतीय समानुपात क्या होता है, तो बी स्क्वायर बटा ए होता है, बी स्क्वायर बटा ए होता है। पहला अगर आपसे पूछता, पहला तो क्या होता है, ए स्क्वायर बटा बी होता है, ठीक है। चतुर्थ पूछता तो ए बी सी में चौथा पूछता है, क्या पूछता है,
चौथा पूछता था, चौथा होता है BC बटा A होता है बच्चे। अगर मानिए इसी का मध्य समानुपात पूछता है A और B का, तो आप जानते हैं मध्य समानुपात अभी बताए थे, रूट अंडर में AB, रूट अंडर में AB। तो तृतीय पूछा, क्या पूछा? C जो है तृतीय समानुपात है, तो ये क्या होगा? B स्क्वायर 12 गुना 12 बटा में 14, 2 से काटेंगे तो ये 7 और ये 6, 12 छक 72 बटा 7, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7 0। ये भाई हाँ यही होगा ना, B स्क्वायर बटा A। तो 44 है, सॉरी 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 सॉरी, हमने मामला गड़बड़ा दिया, 44 होगा, 44 हमने 14 लिख दिया था। तो B स्क्वायर 12 गुना 12, B स्क्वायर बटा A, तृतीय समानुपात B स्क्वायर बटा A 44, ये हो जाएगा 11, और ये 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 बटा 11, 11 तिया 33 पॉइंट ये समथिंग। आंसर क्या होगा? A होगा। सिंपल क्वेश्चन था, याद रखना है। अगर दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 18% अधिक है, उन दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करें। एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है। बोला गया है कि तीसरी संख्या से, जो तीसरी संख्या से दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 18% अधिक है। अगर तीसरी संख्या 100 मानते हैं तो पहली संख्या इससे 30 अधिक है, 130 होगा, और इससे ये 18 अधिक है, दूसरी संख्या 18 अधिक है। 100 में 18 अधिक करेंगे तो 118 होगा, 30 अधिक करेंगे 130 होगा। हमने तीसरी संख्या को ही मान लिया, कितना माना? 100 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते, लेकिन परसेंटेज में 100 माने तो अच्छा हुआ, आसान हो जाएगा बनाना बच्चे। दोनों संख्या के अनुपात बताइए, किसका किसका? तो पहला और दूसरा का। सर 130 है और ये 118 है, 2 से काटेंगे सर, 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, ये 65, 2 से काटेंगे सर 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो सर ये हो जाएगा 65 और 59। आंसर क्या होगा? डी बच्चे, आंसर क्या होगा? तो डी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला गया यदि 2400 रुपया को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो 1 वर्ष बाद धनराशि कितना हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक होती है। तो ब्याज अगर अर्धवार्षिक होता है तो रेट आधा हो जाता है, 20% है, रेट को आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 10%। सीधा सीधा ये स्पष्ट है, ये 10% हो गया। तो और समय जो है एक साल में, एक ईयर में 2 हाफ ईयरली होता, अर्धवार्षिक होता है। आप जानते हैं अगर 10% का समय रहे और 10% रेट रहे और समय 2 वर्ष रहे तो इसका CI बनता है 21%। 3 वर्ष का समय रहे तो CI बनता है 33.1%, ये सब याद रखेंगे। 4 वर्ष का समय रहे तो CI बनता है 43.41%, ये याद नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 5% का समय रहे, रेट रहे 5%, समय रहे 4 वर्ष का, तो CI बनता है 21.55% लगभग में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे बच्चे। कितना है? तो 24,000 रुपया है ना। दो हाफ ईयरली है तो CI बन जाएगा सीधा सीधा 21%। बोला गया है 2400 का 21% अगर निकालेंगे, 00 से 00 कट गया, तो CI हमारा कितना बन गया? 24 21 24, बाकी में 2 24 दूने 48 और 2 50, 504 बना। मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 2400 में से जोड़ देना है, 2400 में जोड़ देना है 504, ये हो जाएगा 0 4 5 4 9, 2904। या कोई बच्चा नीचे से फ्रैक्शन ऐसे भी कर सकते हैं, ये 10 का फ्रैक्शन मान 1/2 नीचे से ऊपर जोड़ दो, सेकंड मेथड डायरेक्ट अमाउंट निकल जाएगा। क्या? तो 2400 रुपया है, सीधा 11/10, एक हाफ ईयरली में, दूसरा हाफ ईयरली में 11/10, 0 से 0 गया। अब इसको गुना कर लीजिएगा, सीधा सीधा 2904 आ जाएगा। ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये सब इसलिए लिखा है ताकि ये याद रखोगे तो कभी न कभी आपको काम देगा, वो याद ही कर लीजिएगा बच्चे।
आगे बढ़ते हैं। बोला गया 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 98 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए बोला गया है टंकी के तल पर एक एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 21 मिनट में भर जाता है। 21 मिनट में तीनों पाइप अगर काम करता है तो बोला गया है यदि कोई अन्य पाइप ना खुला हो तो टंकी के तल पर लगे पाइप को पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे टोटल वाटर आप लिख लीजिएगा। इसमें ये टंकी है, ए से अगर भरवाओगे तो 98 मिनट का समय लगता है, बी से भरवाओगे तो 14 मिनट का समय लगता है, कितना 28 मिनट का समय लगता है। और ए प्लस बी दोनों भरेगा और सी से खाली करवाओगे, तीसरा नल मानो सी जो टैंक के तल में लगा है, वो 21 मिनट में काम कर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे टोटल वाटर होना चाहिए था। टोटल वाटर ये सब की एलसीएम मानिए, 14 7 98, 14 चौक 7 चौके 28, 7 या 21। सर जी 2 कॉमन लेते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 7 होगा, ये 2 होगा 3। अब यही एलसीएम इसकी हो जाएगा, 64 98, 98 गुना 6 करेंगे हो जाएगा 8 छक्के 48 और 9 छक्के 54, 54 और 4 58, 558 लीटर। मेरे प्यारे बच्चे ये 9 पच्चे 45, 8 छक्के 48 कितने बार में जाएगा जी? ये 6 बार में। 8 छक्के 48 के 8 और 9 छक्के 54, ये 6 हो जाएगा। इससे अगर हम करते हैं, इससे अगर करते हैं तो ये 7 या 21 हो जाएगा। इससे अगर करेंगे 28 हो जाएगा। सबकी क्षमता आ गया। क्या हो गया? क्षमता। टोटल वाटर हमने कितना माना? एलसीएम 98 28 21, एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। तो 558 लीटर पानी माने 58 मिनट में 588 लीटर पानी भर सकता है। तो 1 मिनट में कितना? 6। ये 1 मिनट में कितना? 21। ये 1 मिनट में कितना? 28 लीटर पानी। ये अपने क्षमता के अनुसार कर रहा है। बोला जाता है केवल सी से अगर खाली करवाना हो, भरी हुई टंकी को खाली करवाना है तो ए और बी भरता है। ए 1 घंटे में 1 मिनट में 6 लीटर पानी और बी 1 मिनट में 21 लीटर पानी। तो बताओगे ये तीनों मिलकर 28 लीटर पानी भर रहा है तो कितना होगा? सी कितना भरता होगा? ए भाई मुझे तो ये गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि खाली कर्म अगर नल है तो ये 27 होगा, तो ये कम से कम ज्यादा होना चाहिए, तब ना इसमें से ये घटाते तो 28 होता। इसको कितना रखना पड़ेगा? तो +1। क्षमता तो माइनस में होता है भाई साहब, तो तब 28 हुआ। तो सी 1 घंटा में 1 लीटर पानी खाली करता। अगर इस अनुसार से देखा जाए तो 1 के स्पीड से जो कितना हो गया? 558 हो गया। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हम यह स्पष्ट बोल सकते हैं क्योंकि क्षमता यहाँ पे क्या होना चाहिए? कम ही होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। लगा है यदि भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना आयु का 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है। भाई का ब्रोदर का जो है वर्तमान उम्र x मानिए, सिस्टर का वर्तमान उम्र y मानिए। बोला गया भाई का वर्तमान उम्र का 3 गुना था 3x। बोला गया बहन के उम्र के 5 गुना, बहन के उम्र के 5 गुना 5y से 25 अधिक है। इसको इधर करेंगे तो 3x माइनस में 5y बराबर 25। ये एक समीकरण हुआ। बोला गया है तथा बहन की आयु का 5 गुना, ये बहन, ये ब्रदर है, भाई बहन y। बोला गया है बहन की y, बहन का सिस्टर, ये एस सिस्टर 5y हो गया। भाई के आयु से, भाई के आयु से 5 वर्ष कम है, ये हो गया। अब ये इधर करेंगे, ये इधर करेंगे तो x माइनस में 5y बराबर में 5, 2 समीकरण बन गया। ऐसा कीजिए आप, ये दोनों को क्या कीजिए? एक साथ लिखिए। ये 3x है माइनस 5y है, माइनस 5y है बराबर में 25 है। समीकरण 1 था। अब इसमें से इसको घटाइए, जैसे घटाइएगा या इसमें से इसको घटाइए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये क्या होगा? माइनस, ये कट जाएगा, ये होगा 2x, इस घटेगा 20, x की मान हो जाएगा 10। x की मान हो जाएगा भाई बहन के आयु का अंतर, ये x की मान हो गया 10। अगर यहाँ से करेंगे
तो y की मान कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए तो कहीं भी रख दीजिए, ये 10 रखेंगे 5, 5 में से 5 जाएगा, y की मान 1। ये दोनों के अंतर पूछा है, तो अंतर पूछा है 10 में से 1 जाएगा 9। भाई की, अब भाई का आ गया x की मान 10, बहन की आ गया 1 साल, तो 10 में से 1 का अंतर लेंगे तो कितना होगा 9। 82 का क्या होगा 9। आगे बोलता है यदि ये संख्या दिया गया है, मतलब प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी सबसे बड़ी अंक तथा सबसे छोटी अंक का योगफल ज्ञात करें। देखो सम में बोला गया है सम अंक में 1 जोड़ा जाए, 8 सम है, 1 जोड़ दीजिए तो 9 होगा। और बोला गया है इस प्रकार बनी सबसे बड़े अंक तथा सबसे छोटे, तो सबसे बड़े अंक यही होगा। अब फिर 6 में 1 जोड़िए तो 7 होगा, 2 में 1 जोड़िएगा 3, और बोला गया है कि विषम अंक में 1 घटाया है, 9 में 1 घटाएंगे क्या होगा 8, ये होगा 5, ये 6, और ये भी क्या होगा 4 होगा। तो बोलते इस प्रकार बने सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी अंक कितना है 9, सबसे छोटी अंक बोला गया सबसे बड़े तथा सबसे छोटी अंक कितना है 3, दोनों का योगफल 9 3 कितना होगा 12। आंसर क्या होगा 12। सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात बोला गया बच्चे। चलिए आइए, हालांकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन हमने आपको बता दिया। अब ये बताएंगे, ये हो गया क्वेश्चन, सबका बेस समान होना चाहिए बच्चे। अब बिना बेस समान रहे काम तो बनेगा नहीं। सबसे पहले आप जानते हैं किसी भी संख्या पर पावर ए पर पावर m रहे, माइनस में रहे, रिवर्स करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, रिवर्स करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/11 पर पावर -12, ये हो जाएगा 2/11 पर पावर 2 तो है ही, ये हो जाएगा 2/11, रिवर्स करोगे तो पावर माइनस में हो जाएगा -16 है कितना 2/11। सभी को बेस देखते हुए 9m प्लस में 9, सबका बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा तो 2/11 -12 प्लस 2 -16, ये 10 और ये 26, माइनस कितना 2 पे पावर 11, ये -26 होगा, और बराबर में ये 2/11 पे पावर 9m प्लस में 9, दोनों का बेस समान है, पावर इक्वल हो जाएगा, तो -26 बराबर में 9m प्लस में 9। इसको इधर घटाएंगे तो ये क्या होगा 9m बराबर में 9 6 15 35, m की मान होगा -35/9, -35/9। आंसर क्या होगा बच्चे सी, आंसर क्या होगा सी। अरे हाँ या ना बताएंगे। आगे बढ़ते बोला गया एक व्यापारी को एक शर्ट 950 में बेचने पर 5% की हानि हुई, उसे इसे 1350 में बेचने पर x% का लाभ होगा, तो x की मान ज्ञात करें। उसे 950 में बोला गया है सीपी है, 5% की हानि हो गया, 5% की फ्रैक्शन मान 1/20 होता है, 20 में 1 की हानि मतलब कितना बेचा है तो 19/20 में बेचा है, और बेच कितना रहा है तो 95, 950 में 9 5 19 25 95 जीरो, तो सीपी हमारा हो जाएगा 20 5 100, 1000 रुपया। और अब 1000 रुपया सीपी हुआ, वहां से निकला यहाँ से, अब आपको बेच कितना में रहे, बेचना कितना में चाह रहे 1350 में, कितने के लाभ हो रहा है सर 350 का लाभ है, कहां से 1000 से, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, 00 से 00 कट गया, 10 से 10 गया, 35% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा 35% का। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया वाई जेड के वेतन दिया गया है, क्या दिया गया है XYZ के वेतन 10 20 20 का अनुपात है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 82%, 50%, 19% का वृद्धि होता है, तो देखिएगा, तो बोला गया वृद्धि होने के बाद वेतन का नया अनुपात, अपने मन से एक जीरो और लगा लीजिए, क्यों, परसेंटेज निकालने में आसानी होगा। तो आप देख रहे हैं कि 100 है, 100 में 82% का वृद्धि हुआ तो 82 वृद्धि हो जाएगा, तो 182 हो गया, ये वृद्धि वाला मूल हो गया, ये वृद्धि वाला हो गया। 200 का 50% कितना आता है 100, 100 का वृद्धि होगा तो ये 300 हो जाएगा। 19 का 200 का 19%, 19 दूने 38, तो ये 238 हो जाएगा, ये हमारा ये हो गया। अब अगर इसको काटोगे, 2 से कटेगा सब
अनुपात ले लीजिए, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, ये 2 से काटेंगे 150, 2 से काटेंगे तो ये 1, ये 2 1 का ही 2, 9 दूनी 18, ये हो गया बच्चे 91, 96, 96 तो कहीं है ही नहीं जी, ये भाई भारी समझ। 182, ओहो हो, हाँ 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 हाँ, हमने क्या गड़बड़ी कर दिया यहाँ, 96 मेरे द्वारा ही गड़बड़ी हुआ है, 9 दूनी 18, 2 से काटे 2 एक आए 2, ये हो गया आंसर, क्या होगा डी, आंसर क्या होगा डी। बोला गया पाइप ए और पाइप बी खाली टंकी को 84 मिनट में और 36 मिनट में भर सकता है। ये टोटल वाटर ले लेंगे बच्चे, इसमें ए से भरवाओगे 84 मिनट में भर देगा, बी से भरवाओगे 36 मिनट में भर देगा। तो यहाँ से एलसीएम कितना होगा 12, बरसती 84 बरतिया 36, सत्तिया 21, बरसती 84, 84 गुना 3 करेंगे 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25। सर जी इससे इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 7 हो जाएगा। ये क्षमता आ गया, ये क्या आ गया बच्चे क्षमता आ गया। ये 84 मिनट में ये 252 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में ये 3 भरेगा, फिर 36 मिनट में 252 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में 7 भरेगा। बोला जाता है पाइप बी को कितना समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि कुल टंकी, बोला गया ताकि टंकी 42 मिनट में भर जाए। तो ए और बी भरना स्टार्ट किया होगा, बोला बी को कितना देर के बाद, ये कुछ समय के बाद बंद हो गया होगा, लेकिन ए शुरुआत से अंतिम तक चलते रहा। तो ए 42 मिनट तक चला होगा, तो ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, तो 42 मिनट में ये क्या किया होगा सर, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 लीटर पानी भरा होगा। टोटल वाटर 252 है, उसमें से 126 ए भर दिया, बचा कितना सर 6, ये 2, 126, 126 कौन भरा होगा तो बी भरा होगा, तो 126 बी भर के बंद हो गया होगा, है ना सर। 1 मिनट में ये 7 लीटर भरता है, तो 126 भरने में कितना समय लगा होगा सर जी, 7 का ही 7, 7 7 8 56 सर, 18 मिनट के बाद ये बंद हो गया होगा। कौन तो बी को 18 मिनट के बाद बंद होना पड़ेगा। आगे आइए बच्चे, ये आप जान रहे हैं ऊपर में 19 है, नीचे 18 को कटेगा तो 1 बचेगा, ये घटेगा तो 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, सीधा ऊपर में बच गया 19 गुना 7 गुना 35। तो इकाई अंक भी चेक करोगे उससे भी बन जाएगा। तो सर जी 9 7 63 का 3 और 5 3 15, इकाई अंक 5, एक ही ऑप्शन में आंसर क्या होगा बी। 111 का आंसर क्या होगा बी, सभी को गुना करेंगे उतना ही आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया 2100 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में अमित 42 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करता है। ये 2100 मीटर का ट्रैक है बच्चे, 2100 मीटर का। अमित 42 सेकंड में, सुमित 75 सेकंड में चक्कर पूरा करता है। यदि वह विपरीत दिशा में दौड़ रहा है तो परिधि पर कितने अलग अलग बिंदु पे वो लोग मिलेंगे। ये इधर से दौड़ता है ना, ये इधर से जाएगा, तो ये इधर से जाएगा, ये इधर से, ये इधर से, वो कितने बार मिलेंगे ऐसे ऐसे करके मिलने। तो मिलने का मतलब होता है पहले चाल निकालो, क्या निकालना चाल। 2100, अगर अमित 2100 दौड़ता 42 सेकंड में तो इसकी चाल कितना हो गया, चाल कितना मीटर पर सेकंड हो गया, तो 21 दूनी 42, ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड अमित की चाल। दूसरे के चाल 21 है, सुमित 75 दौड़ता है, ये 25 या 75, 25 चौके 100, इससे इसको काटेंगे सर 7 7 चौके 28 मीटर पर सेकंड है अमित की चाल। तो चाल की सबसे पहले अनुपात निकालिए, चाल का अनुपात दोनों को, इस टाइप के क्वेश्चन में चाल के अनुपात निकाला जाता है 50 और 28 का, 50 28, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये 25 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। ये जो चाल का जो अनुपात आया वो मिलन बिंदु कैसे निर्धारित करेगा तो बता रहे हैं, 25 और ये 28, ये हो गया। मिलन बिंदु कैसे निर्धारित करेगा, कितना बिंदु पर मिलेगा, तो बिंदु निकालने के लिए जो चाल का अनुपात है उसी को जोड़ दो, 25 और 14, सीधा सीधा आ जाएगा 39 बिंदु पे ये लोग मिलेंगे। आंसर क्या होगा सी, सीधा सीधा इसको जोड़ देना है, चाल की अनुपात को क्या करना है जोड़ देना है। बोला गया माध्यिका निकालिए, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है।
तो आरोही बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले छोटा ढूंढिए। तो सबसे पहले छोटा 11 है, 11 के बाद 12 है, 11 हुआ, फिर 12 है, फिर 12 के बाद आप देखो 12 के बाद लग रहा है सीधे सीधे 38 है, फिर 38 है, 2 बार 38 है, उसके बाद आपको 38 के बाद सीधे सीधे 49 लग रहा है। कितना है? 49 है। उसके बाद कितना लग रहा है? 49 के बाद सीधा सीधा आपको 53 लग रहा है, 53, 53 के बाद 55, 55 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 93, उसके बाद 98। अब गिनिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब नंबर ऑफ काउंटिंग इवन आ जाए तो बीच वाले दोनों को जोड़ के भाग दे देते हैं। जब ऑड आ जाता है, ऑड में तो बीच आराम से हो जाता है। कैसे? 11 है तो 5 संख्या इधर से, 1 2 3 4 5, 5 इधर से, 5 इधर से, तो बीच वाला ही ये माध्यिका कहलाता है। दिस इज कॉल्ड माध्यिका। माध्यिका हमारा कितना हुआ? 53। सर अगर काउंटिंग मान लीजिए यहाँ कुछ और रहता तो हम क्या करते? तो 5 इधर से, 5 इधर से, तो 2 संख्या बच जाता। तो यही 55 और 53 को जोड़ के 2 से भाग देते, माध्यिका निकल जाता जब काउंटिंग सम रहेगा तो। आइए बच्चे, लगाइए सक्सेसिव, लगाइए 3 क्रमागत छूट बताइए। तो ए बच्चे आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला से बना सकते हो या विदाउट फॉर्मूला, सीधा सीधा आप ऐसा कीजिए। बोला गया है कि 29% का छूट, इसकी फ्रैक्शन मान होता है 29/100। 100 में 29 रुपया छोड़ देगा, ये जानकर ऐसा देता है ताकि डिफिकल्ट कटे ना या गुना उना करने में ज्यादा प्रॉब्लम हो। तो सर जी ये हो जाएगा, ये होगा 1 और ये होगा 9 में से 2 जाएगा तो 7, 71/100 रुपया। जब डिस्काउंट की बात बोले नीचे से ऊपर घटा दो, 7/25, 25 में 7 रुपया छोड़ देगा तो ये 18/25 लगेगा। आगे नीचे से ऊपर घटाते जाओ, 13/100, 100 में 13 रुपये छोड़ देगा, 87/100। अब बताइए सबको ऊपर में गुना करके मुझे बताइए और नीचे में गुना करके बताइए। ऐसा कीजिए, देखिए सबसे आसान है क्या कि इसको भी यही रहने दीजिए, 28/100, 100 में से 28 गया तो ये भी सबसे अच्छा रहेगा। क्यों? तुम काट के एगो काट छट के तब नीचे में गुना करने में मुझे आसानी हो। 100 में 28 रुपया छोड़ दिया तो ये होगा 9 में से 2 जगह 72। सबको 71 गुना 72 गुना 87 कीजिए तो 71 गुना 72 गुना 87। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना रुपए का वस्तु है, इतना रुपए में मिल रहा है। ए भाई कुछ समझ में आया कि नहीं? कितना का डिस्काउंट मिल गया देखिए तो आप। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है जी। ये एमपी हुआ, ये विक्रय मूल्य हुआ, कितना का डिस्काउंट मिला देखिए तो। सर इसमें से घटाएंगे 6 और 9 में से, अब 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा, 9 में से 7 जाएगा 3 होगा, 9 में से 4 जाएगा 5 होगा, 9 में से 4 जाएगा 5 होगा। ये ये हो गया, देखो इतना का डिस्काउंट मिला। सही बात है ये गड़बड़ है जी? 3 को, एक और 5 होगा। सर जी इतना का डिस्काउंट मिला है, कहाँ से इतना पे? 2 3 4 5 6 प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4, लगभग 55.53%। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, मतलब बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बच्चे कितना हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो 25 z का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर y माइनस में 5 दूनी 10 90 ZY। आगे इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 Z स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 5 दूनी 10 90 YZ, और प्लस में 25 Y स्क्वायर माइनस में 81 Z स्क्वायर। जो कटता है वो काट दीजिए, 9XYZ ये कट गया।
ये कट गया, 81 से ये कट गया, सीधा सीधा 25 जेड स्क्वायर, ये 25 जेड स्क्वायर प्लस में 25 वाई स्क्वायर और है, वाई स्क्वायर 81 वाई स्क्वायर प्लस में 25 वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6, 8 2 10 वाई स्क्वायर। आंसर आपका सी होगा, 126 का आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे। सेल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बनती है? सेल एक चट्टान का नाम है। आपको पता है चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं आग्नेय चट्टान, दूसरा को बोलते हैं अवसादी चट्टान, तीसरा को बोलते हैं कायांतरण चट्टान। आग्नेय चट्टान मूल चट्टान है। देखिए बेसाल्ट आग्नेय का उदाहरण है, बालुकाश्म अवसादी का उदाहरण है, पिंडशिला अवसादी का उदाहरण है। सेल से स्लेट बनता है, सेल से स्लेट बनता है। अवसादी में देखिए चूना पत्थर, चूना पत्थर से क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। इसी प्रकार जो है अलग अलग कोयला से हीरा बन जाता है, कोयला से हीरा बन जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की है, प्रार्थना समाज की, ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज की स्थापना किया गया 1875 में। कौन किए? स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ किए? बम्बई में किए। क्या नारा दिए? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए। नारा क्या दिए? वेदों की ओर लौटो, है ना। 4 नटुनार अर्थात पनैया, बेडुबेलू, शिवानंदम और चिनैया जो तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब तंजौर कहाँ पड़ता है? तंजौर पड़ता है तमिलनाडु में। अब देखो कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का? केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम जो है क्या है? ये क्लासिकल डांस है। ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कथकली केरला का क्लासिकल डांस है। राधे 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 राधे। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए भावी संविधान लिखी? जो स्वतंत्र निवेश का नेहरू रिपोर्ट कौन प्रस्तुत किए थे? मोतीलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे, जिन्होंने मांग किया था कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाए। मांग किए थे क्या? भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए। मांग किए थे कि भारत को संघ राज्य बनाया जाए। मांग किए थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त करते हुए सबके लिए एक समान निर्वाचन का प्रबंध किया जाए। वो थे अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। और 1929 में कांग्रेस का अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने मांग किया पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया जाए।
सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे? दिल्ली चलो का नारा दिए थे। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए, है ना। कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? आर के नारायण। इसी को बोलते हैं स्टैटिक जीके, डायरेक्ट उत्तर देना है, में कोई अगर मगर कोई सोचना नहीं है, सीधे उत्तर तक पहुंचना है। हड़प्पा नगर योजना के संबंध में निम्नलिखित क्रम में कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा सभ्यता का प्रत्येक नगर में एक घर होता था। घर मतलब किला, घेराबंदी, सही है। प्रत्येक नगर में नहीं, मंदिर का कहीं भी उल्लेख नहीं है। हाँ, मूर्ति का उल्लेख है, लेकिन कहीं मूर्ति का उल्लेख है, लेकिन कहीं भी मंदिर का उल्लेख नहीं मिलता है। बलुआ पत्थर से बनती नहीं, यहाँ जितने भवन बने हैं बलुआ पत्थर के नहीं बने हुए हैं, बल्कि आग में पकी हुई, आग में पकी हुई ईंट के बने हुए हैं। आग में पकी हुई कहता है असत्य है, अर्थात 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 असत्य है। केवल और केवल एक नंबर सही है, केवल और केवल एक नंबर सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, 51A में क्या है? 51A में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 51A में है। इसे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है ना। इसकी संख्या वर्तमान में 11 है। क्या क्या इसमें है? मौलिक कर्तव्य H, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का ज्ञान अर्जन सुधार की धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण नहीं है, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। आज का सबसे प्रिय देवता कौन है? आज का सबसे प्रिय देवता इंद्र हैं, जिन्हें कुल 250 सूक्त 1028 में 250 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि, अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं 1028 में। ये दो महत्वपूर्ण देवता हैं। पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, ये हड़प्पा काल में। ये हड़प्पा काल में भगवान शिव की पूजा जो है पशुपतिनाथ के रूप में की जाती थी, जबकि आर्य लोग जो है भगवान शिव की उपासना रुद्र के रूप में करते थे। मरुत की उपासना वायु देवता के रूप में मरुत की उपासना की जाती थी। भारत के महापंजीयक, चलिए 2011 की बात हो गई। महापंजीयक जो क्योंकि तो बदलते रहते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि एक बार जो बन गए सो बन गए। अभी वर्तमान में है मृत्युंजय कुमार, ये चंद्रमौली साहब थे। वर्तमान में है मृत्युंजय कुमार। इस प्रणाली में राजस्व एकत्र करके कंपनी का भुगतान करने का प्रभार जमींदार के स्थान पर ग्राम प्रधान को दिया गया। बोलिए, जमींदारी प्रणाली में जिसे कहा गया अस्थाई बंदोबस्त कहा गया, कर संग्रह करने का अधिकार जमींदार को प्राप्त था। इक्तादारी तो आपका गुलाम वंश में शुरू किया गया था। गुलाम वंश में इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किया। रैयतबारी में किसान अंग्रेजों को कर देते थे। महालवारी व्यवस्था में जो है, जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लागू किया गया था, जो लागू किया गया पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लागू किया गया। इसकी शुरुआत कब से होती है? 1819-20 से। इसकी हुआ 20 से 27, ये हुआ 1793। महिला के आरक्षण का व्यवस्था
अनुच्छेद 243 डी में है। और अभी जो है ये 2029 से महिला को यहां भी प्राप्त होगा। इसको 106वां संविधान संशोधन के द्वारा पास किया गया। इसके लिए कौन था? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे पास किया गया। पहला भारतीय राज्य से मोहम्मद गौरी को हराया। मोहम्मद गौरी 1178 में इसे गुजरात का शासक ने पराजित किया था पहली बार। और दूसरी बार 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने इसे हराया था। तो ये तो नहीं हो गया। कौन हो गए? गुजरात का शासक। बंगाल का सेन शासक लक्ष्मण सेन को किसने हराया? लक्ष्मण सेन को बख्तियार खिलजी ने हराया। जयचंद को किसने हराया? जयचंद को मोहम्मद गौरी ने 1194 चंदाबर के युद्ध में। अब पृथ्वीराज चौहान 1191 में जीता, 1192 में हार गया। 1191 में जीता और 1192 में हार गया। 74वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, नहीं 12वीं को जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में, इसमें 51 में इसमें भूमि सुधार जैसे विषय को रखा गया। तो क्या रखा गया? भूमि सुधार जैसे विषय को रखा गया। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण 1739। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। बंगाल दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित 1765। बहादुर शाह तो कौन है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के काल में हुमायूं ने अपने हारे क्षेत्र को फिर से प्राप्त किया। 1555 सरहिंद एवं मच्छीवाड़ा का युद्ध। अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तीसरा लड़ाई मराठों को हराया 1761, जिसे मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? सदाशिवराव भाऊ। चलिए, तो चारों का ईस्वी सन आपको पता है पंकज बाबू, तब ये उत्तर देने में कोई दिक्कत होगी? फनी वीडियो पंकज सही है। ये नंबर तो पहले होगा, एक विकल्प तो गया। 1555 के बाद हमें क्या लेना होगा? 1555 के बाद 1739 ए नंबर, ये दूसरा विकल्प चला गया। 1739 के बाद हमको क्या लेना होगा? 1761 4 नंबर, तीसरा विकल्प चला गया। देखिए उत्तर कितना बढ़िया से आपका हाजिर है। स्टेप बाय स्टेप छांटते जाइए, उत्तर मिल जाएगा। सहकारी समिति का गठन किया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 43 बी में, अनुच्छेद 19 C1 में और अनुच्छेद
ये 2 जगह रखा गया। अब आइए इसमें जो अनुसंविधान संशोधन है उसमें क्या किया, क्योंकि हर जब है तो हर संशोधन में कुछ न कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा, बोलिए कि नहीं हुआ होगा। इसमें दिया गया 94वां में कि छत्तीसगढ़ झारखंड इन राज्यों में एक मंत्री जनजाति कल्याण से जुड़े होंगे। जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाएगा। 93वां संविधान संशोधन में क्या था, 8वीं अनुसूची में परिवर्तित करते हुए उड़िया भाषा शब्दों को बदला गया। 101वां संविधान संशोधन क्या था, जीएसटी जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे जो है कर के सुधार किया गया। इस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सहकारी निकाय स्थापना हुआ 1882 में, जिस कारण उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, का उसे जनक कहा जाता है। तो कौन है, अब देखिए लॉर्ड रिपन, यही आंसर है, जिनका शासनकाल 1880 से 84, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, लॉर्ड बेबेल 1943 से 1947, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। तो चारों का ईस्वी सन पता हो और स्थानीय सरकार की व्यवस्था कब हुआ सो पता हो, जब पांचों ईस्वी ज्ञात हो तो उत्तर देने में कदापि कठिनाई होगी नहीं होगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलिए, कंचनजंगा 8,598 मीटर। कहाँ है, सिक्किम में। अनामुडी 2697 मीटर, कहाँ है, पश्चिमी घाट में। कामेट कहाँ है, उत्तराखंड में। कामेट कहाँ है, कामेट है उत्तराखंड के क्षेत्र में, ऊंचाई है 7756। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल 8,800। अड़तालीस 16 मीटर। उत्तर क्या हो गया, कंचनजंगा। उत्तर क्या हो गया, कंचनजंगा। अब चारों की ऊंचाई, चारों कहाँ है वो भी आपको ज्ञात हो गया। सही, जैसे निषिद्ध अधिनियम कब बना, 1961 में, इसके लिए पहली बार जो है अनुच्छेद 108 के आधार पर संसद का संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। संसद का संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा का चिल्का झील। सबसे बड़ा, लेकिन आदि रहता राजस्थान का सांभर झील, ये सबसे खारा है, ये सबसे खारा झील। जम्मू कश्मीर का कूलर, ये सबसे मीठा, भारत का सबसे मीठा जल का झील है। महाराष्ट्र का लोनार झील, ये विवर्तनिक झील है ना। चलिए, झील से जुड़ा हुआ देखिए कितने। संविधान के अन्य देशों सुधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा, संविधान के मौलिक विचार के संदर्भ में किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है।
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया, जब कहा गया कि संविधान उधार का थैला है, संविधान जो है सो विदेशियों के द्वारा लिया गया, विदेशों से चुन चुन करके लिया गया है, तो उसके बारे में उन्होंने आलोचना करते हुए कहा था, भीमराव अंबेडकर के बारे में पता होगा, वो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता, जो केवल 2 राज्य गोवा और उत्तराखंड में लागू है और कहीं लागू नहीं है। अनुच्छेद 38 राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय उपलब्ध कराइए। अनुच्छेद 39 स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 को सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाए, निःशुल्क सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता मिले। अज्ञानता या अशिक्षा या गरीबी कारण किसी के साथ अन्याय नहीं हो। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। निर्माण किसने करवाया? अकबर और अकबर की सौतेली मां बैगा बेगम। लाहौर में किसका है? जहांगीर का। आगरा में किसका है? आगरा में शाहजहां का। आगरा में शाहजहां का। जनगणना के अनुसार 2011 के जनसंख्या घनत्व के आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश का जो दिया गया है, देखिए सभी को आपको दिख देते हैं। जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है? 382। बिहार का 1106। अरुणाचल प्रदेश का 17। दिल्ली का 11,320। पुडुचेरी का 2547। लक्षद्वीप का 2149। चंडीगढ़ का 9258। अर्थात 1 के बाद 4, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, उसके बाद 3, अर्थात आंसर क्या हो गया? डी, है ना। शिवाजी राजा से पुरंदर की संधि 1665, जिसमें शिवाजी अपना 34 में से 35 कहिए 22 किला मुगलों को सौंपने को विवश हुए। राजा जयसिंह के बीच और शिवाजी का सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ये है। इसमें शिवाजी की पराजय होती है। शिवाजी को अपना 35 में से 23 किला 23 किला मुगलों को देना पड़ा और अपने सम्मान के शर्त पर जब वो आगरा पहुंचे तो उन्हें बंदी बना लिया गया था। कृषि कार्य की शुरुआत कब होती है? नवपाषाण काल में। सबसे पहले पाकिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं और जौ की खेती किए जाने का साक्ष्य मिला। मध्यपाषाण काल में क्या होता है? पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले भेड़, बकरी, कुत्ता का पालन किया गया।
पूरा पाषाण कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीमबेटका से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश से। ताम्र पाषाण कालीन किसको कहते हैं? हड़प्पा पूर्व को बोलते हैं ताम्र पाषाण कालीन। दिल्ली सल्तनत के निम्न किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरने से गायन हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 रहा। इसकी मृत्यु घोड़ा से गिरने के कारण जब वह चौगान या पोलो खेल रहा था तो घोड़ा से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को द्वितीय सिकंदर के नाम से संबोधित किया, जिसका शासनकाल 1296 से 1316। फिरोज शाह तुगलक, इसे दिल्ली से क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का अकबर। शासनकाल 1351 से 1388। बलबन ने अपने को क्या बोला? किले इलाही, नियाबते खुदाई, बारह सौ 63 से 1287 है ना। अलाउद्दीन खिल तो हो ही गया, चलिए आंसर हो गया। नीलगिरी का पर्वत का जो क्षेत्र है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ है। नीलगिरी का जो क्षेत्र है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक तक के क्षेत्र में। नीलगिरी के बारे में आपको पता होगा कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को जोड़ने का काम करता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है, जिसे 26 जनवरी 1950 को कमल फूल को भारत सरकार ने राष्ट्रीय फूल के रूप में मान्यता दिया। अब यहाँ पर जो है चूंकि उसका अंग्रेजी शब्द प्रयोग कर दिया गया है, ये उसका रासायनिक नाम यहाँ निलंबो न्यूसीफेरा उसका रासायनिक नाम हो जाता है। राष्ट्रीय इसको कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय नदी गंगा। जलीय जीव डॉल्फिन, है ना। चित्तौड़ के आक्रमण के समय महाराणा प्रताप का पता होगा कि 1576 है ना। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। वहां थे राणा उदय सिंह। राणा अमर सिंह जो है ये 1615 में मुगल की अधीनता स्वीकार कर लिए। ये राणा प्रताप के बेटे थे। राणा सांगा के साथ 1527 में बाबर का युद्ध होता है। राणा सांगा के साथ बाबर, राणा उदय सिंह के साथ अकबर, महाराणा प्रताप के साथ अकबर, राणा अमर सिंह शाहजहां के शासनकाल में मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिए। स्कैंडिनेविया देश में जो है फ्रांस शामिल नहीं होता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये जो है सो स्कैंडिनेविया अर्थात जो एकदम ध्रुवीय क्षेत्र में अवस्थित है। इसके अलावा कभी कभी उसमें फिनलैंड और आइसलैंड को भी, तो आइसलैंड को भी उसमें कभी कभी शामिल कर लिया जाता है। ओपीसी ओपेक का स्थापना 1960। मुख्यालय वियना। कॉमनवेल्थ चलिए 1931 फाइनल वर्तमान रूप हो गया 1949 लंदन, सही है। नाटो 1949 ब्रुसेल, सही है। WTO 1995 जिनेवा, सही है। तुलित नहीं है तो ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। इसका मुख्यालय वियना है। स्थापना वर्ष 1960।
इरुला, इरुला जनजाति भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनजाति पाई जाती है। टोडा तमिलनाडु, इरुला आंध्र प्रदेश, इरुला आंध्र प्रदेश, कोया तेलंगाना, नागा नागालैंड। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? 27वां अधिवेशन हुआ पटना का बांकीपुर में। बांकीपुर में अध्यक्ष चितरंजन ये आर.एन. मधोलकर। 1922 गया में चितरंजन दास। 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू। 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने 1909 में बने, फिर 1918 में भी बने। दंडकारण्य ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। दंडकारण्य जो जंगलों का क्षेत्र है मूलतः छत्तीसगढ़ से फैला हुआ है। ये उड़ीसा से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तक में, झारखंड में उसमें कोई जगह नहीं है। रामायण काल में भी दंडकारण्य का उल्लेख है। दंडकारण्य अर्थात वह अरण्य जहां लोगों को दंड देने के लिए भेज दी जाती थी। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है। ब्लू फ्लैग समुद्री तट से, समुद्री तट जो है प्रदूषण रहित है, प्रदूषण रहित है। वहां पर जो है कचरा नहीं है, स्वच्छता है, समुद्र तट से मिलता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण दी जाती है। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में अभी बहुत सारे हैं। टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान कौन सुमेलित है? एस्किमो कनाडा सुमेलित है। गोंड कहाँ है? मध्य प्रदेश। अफ्रीका में कौन हो गया? जूलू। ओंग अंडमान निकोबार। जापान एनु, जापान एनु। लैप्स दक्षिण अमेरिका। भारत भील, गोंड, एस्किमो कनाडा। एस्किमो जो है वह बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले होते हैं, जिनके बर्फ के मकान को, बर्फ का जो मकान होता है उसको क्या बोलते हैं? इग्लू। रोमानिया की राजधानी बोलिए। बुडापेस्ट। हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना तो एक ही देश का नाम है। बोस्निया देश का नाम ही होता है बोस्निया हर्जेगोविना। की राजधानी कहाँ है? सराजेवो। बुडापेस्ट राजधानी किसका है? हंगरी का। यह है बुखारेस्ट, रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण सागर को, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर को लुजौन, लुजौन जल संधि। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को केप हॉर्न, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, पनामा नहर, पनामा नहर। एक गणराज्य की मुद्रा फ्रैंक, स्विट्जरलैंड। फ्रैंक, स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम फ्रैंक।
यूरो, यूरोप की मुद्रा है। यूरो जो है कोरोना एक गणराज्य की मुद्रा है। और ये जो है स्वीडन की मुद्रा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 कश्मीर से कन्याकुमारी, सबसे लंबा कश्मीर से कन्याकुमारी सबसे लंबा है 3545 किलोमीटर। NH 20 बिहार के बख्तियारपुर यानी बिहार से उड़ीसा। NH 7 फाजिल्का से माना। और NH आंसर तो ये हो गया। NH 36 ये पूर्णतः तमिलनाडु में है। ये पूर्णतः तमिलनाडु में। रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र। रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कुल कितने देशों पर, चलिए करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने अब अगला जो प्रश्न है वो कुल 68 देशों पर उन्होंने टैरिफ जो एकदम बेतुकी, कहाँ पता नहीं किस अज्ञानता कौन से उनको सलाहकार हैं। IMF ने बताया भारत का विकास दर 6.4% रहेगा। ऑपरेशन सिंधु का प्रयोग किया गया था म्यांमार में। म्यांमार में ऑपरेशन ये है ईरान में भारत में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए यहां था ऑपरेशन ब्रह्मा। अगस्त की यात्रा निर्धारित थे एस जयशंकर रूस से होकर आए हैं। रूस के अपने विदेश मंत्री से लेकर के वहां के राष्ट्रपति से इनकी मुलाकात हुई है। ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध है भूकंप जो कि म्यांमार में आया था उससे जुड़ा होता है। बिहार सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की है? बिहार सरकार की योजना में 50 बीज शक्ति योजना 50% तक सब्सिडी दी जाएगी ताकि किसान जो है आसानी से बीज प्राप्त करके, उन्नत बीज प्राप्त करके बेहतर तरीके से खेती। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मुझे तो आज तक कहीं पता नहीं चला। उत्तर है हैदराबाद। मैं इसका उत्तर नहीं जानता हूं। किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन में ऑल इंडिया कोई नहीं जीते? गलत है। लक्ष्य सेन जो है वो आपके सेमीफाइनल में हार गए। क्वेश्चन गलत है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियन, ये भी क्वेश्चन गलत है। ये हुआ है दक्षिण कोरिया में। भारत ने इसमें 8 स्वर्ण 10 रजत और 6 कांस्य, कुल टोटल 24 पदक जीता। 2 क्वेश्चन गलत है। यहीं पर ये सेट समाप्त होता है। पहला आपका क्वेश्चन है डैश वह आपका द्रव या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचालित आपका होता है। ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होता है, यानी कि वो माध्यम आपका क्या हो सकता है? देखो माध्यम यानी कि मीडियम क्या हो सकता है? तो आपका यानी कि सॉलिड हो सकता है, आपका लिक्विड हो सकता है, एंड आपका दूसरा क्या तो गैस हो सकता है। ठीक है ना। अब एक बात को और समझिए, जरा सा देखिए, सुनिए एक बात को और। क्या है आपका कि अगर ध्वनि की चाल पूछे कोई, किसका पूछे? आपका यानी कि ध्वनि की चाल के बारे में बात करे तो आपका सबसे ज्यादा किसका होगा? यानी कि आपका सॉलिड का, फिर आपका यानी कि लिक्विड का, और फिर आपका किसका होगा? आपका तो गैस का होगा। ठीक है ना। पहले सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर आपका गैस का चाल होगा। ठीक है, तो आपका याद रखेंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ड्यूटेरियम के द्रव्यमान संख्या कितना होता है? देखो हाइड्रोजन का 3 गो आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप होता है? आपका 3 आइसोटोप होता है।
चलिए देखिए, तो हाइड्रोजन का आपका कितना 3 गो आइसोटोप होता है समझिए। हाइड्रोजन का आपका यानी कि हाइड्रोजन का कितना 3 आपका आइसोटोप्स होता है। हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप्स होता है आपका 3 गो। कौन कौन होता है डियर, देखो एक में तो आपका प्रोटियम होता है, प्रोटियम होता है, और 2 में आपका यानी कि ड्यूटोरियम होता है, और 3 में आपका ट्रिटियम होता है, ट्रिटियम आपका होता है। देखो जो आपका प्रोटियम होता है ये 1H आपका 1 होता है, ड्यूटेरियम होता है आपका 1H2 होता है, और ट्रिटियम जो होता है ये आपका 1H3 होता है। तो यही ड्यूटेरियम का आपका पूछ रहा था कितना होता है मास इसका 2 होता है। ऑप्शन आपका सी बिल भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल भी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि जब न्यूट्रॉन पूछेगा तो यहाँ पे न्यूट्रॉन आपका 0, यहाँ न्यूट्रॉन आपका 1, और यहाँ आपका न्यूट्रॉन कितना होता है 2 होता है माय डियर। ठीक है, आगे देखिए, करा विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, तो यानी कि खून को जमने में मदद करता है, हमारे शरीर में रक्त को जमने में मदद करता है। अगर हम बात करते हैं किसका, विटामिन का, अगर विटामिन की बात करते हैं तो देखिए बी एंड आपका सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। कहाँ आपका, जल में आपका यानी कि घुलन आपका यानी कि सील होता है, जल में घुलनशील होता है। और अगर हम बात करते हैं ADE के तो ये वसा में घुलनशील होता है, ये आपका यानी कि वसा में घुलनशील होता है, घुलन आपका यानी कि सील होता है, ये वसा में आपका घुलनशील होता है। किसमें आपका घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा आपका विषाणु जनित रोग है बताइए। तो आपका जो आपका खसरा जो होता है यानी कि मेष जो होता है ये आपका विषाणु जनित आपका रोग है। ठीक है, ये आपका देखिए रिकेट जो होता है ये बच्चों में होता है, ये रोग कहाँ होता है आपका यानी कि बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन आपका डी की कमी से, विटामिन डी के कमी से ये रोग होता है। किसके वजह से होता है आपका, विटामिन आपका डी, विटामिन किसके वजह से, विटामिन आपका डी के कमी से ये रोग होता है बच्चों में आपका, किसके वजह से होता है, विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है आपका बच्चों के अंदर। चलिए आइए आगे देखिए, कर आपका क्या कि अपने जीवन काल के दौरान कई आपका आश्रयदाताओं पर आपका यानी कि आश्रित रहने वाली जीव क्या कहलाते हैं से बताइए। दूसरे पर जो आश्रित रहता है वो आपका पैरासाइट यानी कि परजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, पैरासाइट यानी कि परजीवी कहलाता है, जो दूसरे पर आपका आश्रित रहता है यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित, जैसे कि आपका कवक, उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं आपका क्या कि कवक, कवक जो होता है ये शैवाल पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, क्योंकि शैवाल फोटोसिंथेसिस करता है यानी कि भोजन तैयार करता है, फिर वही भोजन कवक को भी मिलता है, जबकि कवक शैवाल को रहने के लिए घर देता है। ठीक है, समझिए, कह रहा है कि वायवीय श्वसन को क्या कहते हैं, व्हाट इज आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का ये मतलब है कि वहां जो आपका श्वसन होगा ये वायु की उपस्थिति में होगा। क्या होगा, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में आपका श्वसन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कि वायु की उपस्थिति में, यानी कि रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ आपका ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका श्वसन का होना वायवीय श्वसन कहलाता है। कैसा श्वसन कहलाता है, वायवीय श्वसन। अगला देखिए, कहा यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए आपका प्रवाहित होती है तो इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा से बताइए, इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा। देखिए आपको पता है कि Q इक्वल टू I गुने में T होता है, ठीक है ना, और आपका ठीक है देखिए Q इक्वल टू क्या होता है आपका I गुने में T होता है, और यही आपका ये क्या है आपका आवेश है, ये क्या है आपका यानी कि आपका आवेश है जिसका यूनिट आपका कूलम्ब में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ आई क्या है आपका ये बताओ जरा सा, यानी कितना एम्पियर 3, और समय कितना आपका 60 सेकेंड है, तो कितना हो जाएगा 180 आपका कूलम्ब आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा, यानी कि बी विल बी करेक्ट हो जाएगा माय डियर, 180 आपका कूलम्ब हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा, बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा
यानी कि नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न तो इसे उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बात को कहता है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि मास यहाँ कंजर्व होगा। यहाँ क्या होगा आपका, यानी कि मास जो होगा, मास आपको कंजर्व होगा, कंजर्व आपका होगा। मास क्या होगा डियर आपका, तो कंजर्व होगा। मास क्या होगा डियर, तो मास आपका कंजर्व आपका कंजर्व होगा। आगे देखिए, असंतृप्त आपका कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ एक डैश रंग की लौ उत्पन्न करेगी। यानी कि अनसेचुरेटेड, यानी कि अनसेचुरेटेड आपका क्या है, कार्बन। सुनो, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ऑन आपका बर्निंग विल आपका प्रोड्यूस डैश कलर फ्लेम्स विथ आपका लॉट्स ऑफ आपका यानी कि ब्लैक स्मोक। ठीक है, जो ब्लैक स्मोक आपका उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि धुएं के साथ एक आपका पीला रंग की लौ यानी कि उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा, ए विल बी करेक्ट हो जाएगा माय डियर। ठीक है ना, चलिए समझिए बातों को आगे। ठीक है, और अनसेचुरेटेड बोला यानी कि यहाँ पे कार्बन कंपाउंड के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है। कैसा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सी आवाज सुनने में आपका सुखद और आपका उच्च गुणवत्ता की आपका होती है, सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आपका आवाज सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। देखो म्यूजिक जो सुनते हो ना, तो म्यूजिक आपका कैसा होता है, सुखद और आपका उच्च गुणवत्ता की होती है। ठीक है ना, कैसा होता है आपका, सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। म्यूजिक कैसा होता है आपका, सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है माय डियर। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा, डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, देखो रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन हम आपको बता देते। देखो कह रहा है यदि सफेद को पक्षी कहा जाता है, पक्षी को पाड़ा कहा जाता है, पाड़ा को दही कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग थर्मामीटर में करते हैं। तो थर्मामीटर में किसका उपयोग होता है, पाड़ा का। लेकिन पाड़ा को क्या कहा जा रहा है, दही। तो थर्मामीटर में किसका उपयोग करेंगे, दही। यानी कि दही का उपयोग करेंगे तो वही क्या हो जाएगा आपका, पाड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाड़ा को ही दही कह रहा है। ठीक है, तो समझ रहे हैं थर्मामीटर में किसका यूज किया जाएगा, दही का। लेकिन दही का नहीं करना, पारा का होगा। देखो करा मिट्टी से आपका यानी कि जड़ों की रेशे में पानी डैश की वजह से प्रवेश करता है, डैश की वजह से आपका पानी प्रवेश करता है। तो ऑस्मोसिस यानी कि ऑप्शन ए, ऑस्मोसिस की वजह से उसमें पानी प्रवेश करता है। ठीक है, ऑस्मोसिस की वजह से उसमें पानी प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह एक के यानी कि समान आवर्त समूह में आता है। देखो तो एक में जो आएगा यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा, देखो आपका लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। तो यह तीन हो जाएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इस सब का आपका यानी कि बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 1 होता है। यानी कि आपका बाहरी आपका कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि संख्या कितना होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 1 होता है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है माय डियर, 1 आपका 1 होता है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे देखिए, करा गन्ना में आपका डैश पाया जाता है, गन्ना में आपका डैश पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ग्लूकोज प्लस में आपका फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, गन्ना में आपका क्या पाया जाता है, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज आपका गन्ना में पाया जाता है। क्या ग्लूकोज प्लस में आपका फ्रक्टोज जो है ये कहाँ पाया जाता है माय डियर, तो गन्ना में पाया जाता है। आगे देखिए, तरह किसी दिए गए रंग और आपका माध्यम युग्म के लिए आपका आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन, अपवर्तन कोण की आपका ज्या साइन के अनुपात का स्थिरांक आपका होता है। तो आपका स्नेल्स लॉ कहलाता है। समझो जैसे कि आपका साइन यानी कि μ1 साइन आपका आई
इजिकल टू में म्यू टू आपका साइन आर, ये स्नेल्स लॉ होता है। और जो आपका साइन आई बटा में आपका साइन आर जो होता है, जो आपका म्यू टू बटा में म्यू वन, और म्यू वन क्या है, किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखो यहाँ पे म्यू टू एंड आपका म्यू वन आपका म्यू वन किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि क्या आपका रिफ्रैक्टिव आपका इंडेक्स है। क्या आपका रिफ्रैक्टिव आपका इंडेक्स है माय डियर। ये कौन सा लॉ है आपका, तो स्नेल्स का लॉ है। किसका आपका, यानी कि स्नेल्स का आपका लॉ है। किसका लॉ है आपका, स्नेल्स आपका स्नेल्स का लॉ कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा आपका उपकरण, समझिए बातों को, कह रहा है कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तित करता है, यानी कि ध्वनि को लेता है और विद्युत में बदलता है। ये काम आपका माइक्रोफोन का होता है। ठीक है, ये माइक्रोफोन का काम ही क्या होता है, यानी कि ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदलना। ठीक है, किसको बदलना, ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदलना होता है। ठीक है, आगे देखो, रदरफोर्ड आपका परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन आपका डैश पथ में नाभिक के चारों ओर घूमता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स यानी कि घूमता है अराउंड द आपका न्यूक्लियस इन डैश पाथ। देखो, यानी कि अगर ये मान लो कि अगर कोई आपका एटम है, ठीक है, और इसका अगर बीच में क्या है, यानी कि नाभिक है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आपका चक्कर लगाता है। तो नाभिक जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, यानी कि नाभिक का कैसा चार्ज होता है आपका, यानी कि पॉजिटिव आपका, यानी कि चार्ज होता है। नाभिक का चार्ज कैसा होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि पूरा एटम को अगर देखा जाए तो वो आपका यानी कि न्यूट्रल होता है। यानी कि पूरा एटम को देखा जाए, एटम को अगर देखा जाए, ठीक है ना, देखा जाए तो पूरा एटम को देखा जाए तो क्या होगा बताइए। अगर इसमें पूरा एटम को देखा जाए तो ये आपका कैसा होगा, देखो, यानी कि पूरा एटम को देखा जाए तो ये आपका उदासीन होगा। कैसा होगा आपका, उदासीन आपका होगा। पूरा एटम को देखा जाए तो आपका उदासीन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बताओ कैसे घूमता है, कैसे घूमता है ये इलेक्ट्रॉन आपका, कैसे घूमता है से बताइए। इलेक्ट्रॉन आपका वृत्ताकार पथ में यानी कि सर्कुलर आपका घूमता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। करा मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए, आंतरिक अंग की छवि प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो अल्ट्रासाउंड करने में, अल्ट्रासाउंड स्कैन में अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया था। एक्सरे में आपका एक्सरे का प्रयोग किया था। ठीक है ना, MIR का मतलब क्या था, मैग्नेटिक आपका रेजोनेंस आपका, यहाँ क्या होता है MRI का, इसको एक बार देख लीजिएगा, हमको भी इसका फुल फॉर्म नहीं याद है। ठीक है ना, देखो उसके बाद आपका CT स्कैन होता है। जनरली अगर ब्रेन उरेन को करना होता है तब आपका CT स्कैन क्या आता है, ये जनरली ब्रेन के केस में होता है। ठीक है ना, ब्रेन के आपका केस में होता है, ब्रेन के केस में ये चीजें आपका होता है। ठीक है ना, और टूटी फूटी हड्डी उड्डी को चेक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एक्सरे का यूज करते हैं, हड्डी को चेक करने, टूटी हुई हड्डी को चेक करने के लिए। ठीक है ना, यानी कि टूटी हुई हड्डी को चेक करने के लिए, हड्डी को चेक करने के लिए, चेक आपका करने के लिए। ठीक है ना, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका क्षार नहीं है इसे बताइए। देखिए ये आपका अल्कोहल है। ठीक है, तो अम्लीय नेचर का होता, क्षार नहीं होता। देखिए ये क्या आपका अल्कोहल है। ठीक है ना, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे OH माइनस देगा, यहाँ भी OH माइनस, यहाँ भी OH माइनस देगा। यानी कि क्षार जो होगा ना ये क्या देगा आपका, OH माइनस आपका ये देता है। ठीक है, और जो अम्ल होता है ना, यानी कि अम्ल होता है ये क्या आपका, यानी कि H प्लस आपका प्रोड्यूस करता है। जो अम्ल होता है क्या आपका प्रोड्यूस करता है, H प्लस आपका प्रोड्यूस करता है। अम्ल क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस प्रोड्यूस करता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि अम्ल का pH वैल्यू इसका क्या होता है, तो इसका pH मान जो होता है लेस देन 7 होता है।
क्षार का पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान ग्रेटर देन आपका 7 होता है, ठीक है। न्यूट्रल का आपका 7 होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यानी कि अल्कोहल युक्त यानी कि मादक पेय में किया जाता है। मादक पेय अल्कोहल युक्त आपका जो मादक जो पेय होता है यानी कि जिसको शराब के रूप में लोग पीता है, ठीक है, वो कौन सा है ये आप बताइए, ठीक है। तो एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल ऑप्शन आपका डी विल बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अल्कोहल युक्त यानी कि मादक पेय में किया जाता है, बताइए। इथेनॉल का यूज किया था, किसका किसका यूज किया था, आपका इथेनॉल का यूज किया जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। उनके पर्यावरण के साथ, देखिए जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है, बताइए। पर्यावरण के साथ जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है माय डियर, यानी कि उनके पर्यावरण के साथ जो अध्ययन होता है उसे हम यानी कि इथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं। कह रहा है कि जानवरों के उनके जैसे कि जानवर पर्यावरण में रहता है तो सभी चीजें आपका घिरा पड़ा रहता है, तो उसके साथ जो उसका अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो इथोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए, कह रहा है किस बीमारी को रोकथाम यानी कि साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है, बताइए। कह रहा है किस बीमारी की रोकथाम जो है साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है। साल्क वैक्सीन की मदद से किस बीमारी की रोकथाम किया जाता है, से बताइए। किस बीमारी की रोकथाम किया जाता है साल्क वैक्सीन से, तो पोलियो का यानी कि हम रोकथाम किसके द्वारा करते हैं, साल्क वैक्सीन। चिकन पॉक्स जो आपका ये वायरस से होता है, इससे आपका वायरस से होता है, ठीक है, ये भी आपका वायरस से होता है, ये सब आपका वायरस से होता है, ये दोनों भी आपका किससे होता है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि आपका सार्वभौमिक सूचकांक में लाल रंग के पीएच मान को इंगित करता है। देखो जब आपका अम्ल होता है, सुनो, जब आपका लाल को क्या कर देता है, नीला, नीला कर देता है, यानी कि लाल को नीला, तो आपका बेस होता है यानी कि बेस क्षार होता है। और जब यही आपका नीला यानी कि नीला को क्या कर देता है आपका यानी कि लाल कर देता है, तो आपका क्या होता है, आपका एसिड होता है। तो आपका इसका पीएच मान कहां से कहां होगा, तो 0 से 3 तक यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वही आपका लाल होता है। और ये 0 से 3 तक का पीएच मान स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, स्ट्रॉन्ग आपका एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर, स्ट्रॉन्ग आपका एसिड कहलाता है। आगे देखिए, ईमेल भेजने के लिए सेवा कौन सा, देखो यानी कि जो आपका भेजने के लिए जो होता है ये आपका सिंपल मेल होता है, ठीक है, यानी कि आपका सिंपल आपका मेल ट्रांसफर आपका यानी कि प्रोटोकॉल होता है। रिसीव करने के लिए आपका 2 होता है। देखो ईमेल को रिसीव करने के लिए क्या होता है, ईमेल को रिसीव करने के लिए आपका क्या होता है, बताइए। ईमेल को रिसीव करने के लिए एक तो आपका यानी कि पॉप होता है, दूसरा आपका यानी कि आई मैप होता है माय डियर। एक पॉप होता है, दूसरा क्या होता है आपका आई मैप होता है। देखिए दाब का आपका सूत्र क्या है, देखो जैसे कि आप दाब लिखते हैं ना, दाब पे क्या होता है आपका फोर्स पॉइंट आपका एरिया होता है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पास्कल। दाब का और क्या यूनिट होता है, तो इसका टॉर भी यूनिट होता है, एटीएम भी होता है, और आपका पास्कल भी होता है, बार भी होता है। ये सब आपका दाब का ही यूनिट है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट, बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो आज साइंस का डिस्कशन डियर यहीं तक था। आज का सेवा आपका इतना ही तक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए ताकि आपको एक सीट पक्का मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।